भूमि ने अनेक महान वीर योद्धाओं को समय समय पर पैदा किया है। ऐसे ही आधुनिक भारत के इतिहास में 17वीं शताब्दी में एक महान योद्धा भारतीय भूमि ने उत्पन्न किया और उनका नाम था वीर बंदा बैरागी। आधुनिक भारत के इतिहास में जो गिने चुने सूरमा इस धरा पर पैदा हुए हैं, उनमें बंदा बैरागी का नाम सर्वोपरि गिना जाता है। आइए बंदा बैरागी के बारे में कुछ विस्तार से जानते हैं। आखिर कौन थे बंदा, क्यों इनका नाम बैरागी पड़ा, गुरु गोविंद सिंह जी से इनका क्या संबंध था और इन्होंने उत्तरवर्ती मुगल काल में क्यों खालसा सेना का नेतृत्व किया। सन 1670 में जम्मू के राजौरी में बंदा बहादुर का जन्म हुआ। प्रारंभ में इनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। एक कथा उनके बारे में मिलती है कि एक बार उन्होंने जंगल में शिकार के लिए वो गए और उन्होंने जो तीर चलाया तो वो हिरणी के लगा और वो हिरणी गर्भवती थी। जब वो बाण उसके लगा, उसका पेट फटा तो उसके पेट में से वो हिरण का बच्चा भी बाहर निकल के गिर पड़ा। यह दृश्य देख करके लक्ष्मण देव का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने एक वैष्णव साधु जानकी दास को अपना गुरु बना लिया और घर छोड़ दिया। इस प्रकार जानकी दास ने लक्ष्मण देव का नाम संन्यास देने के बाद माधोदास बैरागी रखा। सारे उत्तरी भारत में माधोदास बैरागी या बंदा बहादुर वैष्णव साधुओं के साथ, अपने गुरु के साथ, जानकी दास जी के साथ घूमते रहे और फिर अंततः महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर साधना के लिए बस गए। यहीं 1708 ईस्वी में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का उनसे मिलन हुआ और इस नांदेड़ में ही गोदावरी के तट पर गुरु गोविंद सिंह जी ने माधोदास बैरागी को बंदा बहादुर बनाया और उन्हें खालसा सेना का नेतृत्व सौंप दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें 5 स्वर्ण जड़ित तीर दिए और एक नगाड़ा भी सौंपा ताकि सिख समुदाय ये समझ ले कि सैनिक नेतृत्व भी वही करेंगे और आगामी जो देशनाएं समुदाय को देनी है मुगलों के विरुद्ध, वो भी इस नगाड़े के माध्यम से वीर बंदा बहादुर बैरागी ही सिख समुदाय को देंगे। अब बंदा बहादुर गुरु का फरमान प्राप्त करके महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब की ओर बढ़े ताकि मुगलों से पंजाब की जनता को मुक्त कराया जा सके और गुरु गोविंद सिंह जी का जो एक सपना था कि सिख समुदाय का अपना एक स्वतंत्र स्वायत्त राज्य हो, वो सपना उनका पूर्ण कर सके। 1709 में बंदा अपने समर्थकों के साथ नारनौल, टोहाना, सोनीपत होते हुए और इन्हीं स्थानों पर मुगल खजानों को लूटते हुए पंजाब में समाना जा पहुंचे। समाना पर बंदा ने कब्जा कर लिया और फतेह सिंह, जो कि उनके एक खास सिपह सालार थे, उनको वहां का गवर्नर प्रशासक नियुक्त कर दिया। ये समाना की जीत सिख राज्य की नींव थी। इसके बाद बंदा बहादुर यही नहीं रुके, उन्होंने सधोरा को जीता और इतिहासकार खफी खां ये बताते हैं कि जितने भी स्थान बंदा बहादुर और खालसा सेना ने जीते, वहां पर बंदा बहादुर ने अपने अधिकारी और अपने प्रशासक हर स्थान पर नियुक्त करते चले गए। 1710 में सधोरा के पास मुखलिसपुर नाम के गांव को अपना हेडक्वार्टर बनाया और कालांतर में ये मुखलिसपुर ही बंदा बहादुर ने इसको अपनी राजधानी घोषित किया और इसका नाम परिवर्तित करके लोहगढ़ का किला रखा। यह लोहगढ़ प्रथम सिख राज्य की राजधानी बना। बंदे ने यहीं से अपने सिक्के यानी कि मिंट भी कायम की और एक टकसाल वहाँ बनाई और बंदा बहादुर ने खालसा सिक्के भी यहाँ से जारी किए। अब
बंदा बहादुर का जो अगला टारगेट था वो था सरहिंद का सूबेदार और लाहौर का सूबेदार। सिख इतिहास को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि किस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को और अन्य अनेक रिश्तेदारों को इन्हीं पंजाब के भिन्न भिन्न सरहिंद के और लाहौर के सूबेदारों के माध्यम से प्रताड़ित किया गया। न केवल प्रताड़ित किया गया बल्कि उनकी हत्याएं भी कराई गईं। अतः बंदा बहादुर ने सिख धर्म के जो पुराने इतिहास थे उससे प्रेरणा पाते हुए इन दोनों स्थानों पर अपना कब्जा करने का प्लान बनाया और उन्होंने सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को अपना अगला निशाना तय किया। 12 मई 1710 के दिन एक भयंकर लड़ाई सरहिंद के सूबेदार वजीर खान से बंदा बहादुर ने की और इनके एक प्रमुख सिपह सालार फतेह सिंह के वार से वजीर खान का शरीर कंधे से धड़ तक 2 हिस्सों में कटकर गिर गया। इस प्रकार सरहिंद पर सिखों का नियंत्रण हो गया और भाई बाज सिंह को बंदा बैरागी जी ने वहाँ का गवर्नर सरहिंद का नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से सरहिंद के वजीर खान की हत्या कर उन्होंने अपने जो कुछ उनके प्लान थे उनको पूरा किया और जो खालसा की विजय अभियान का रथ रोकने का प्लान सरहिंद और लाहौर के सूबेदार ने बनाया था उसको भी उन्होंने कुचल दिया। इसके बाद उन्होंने लाहौर पर भयंकर हमला किया। भयंकर मारकाट लाहौर के नगर पर की गई, किंतु धीरे धीरे मामला मुग़ल दरबार यानी दिल्ली तक जा पहुंचा और अब मुग़ल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट ने 1710 में ये हुक्मनामा जारी किया बंदा बहादुर की गतिविधियों को देख करके, सिखों की शक्ति को लगातार बढ़ते हुए देख करके कि जहाँ पर भी कोई सिख मिल जाए मुग़ल सेना को ये अधिकार है कि वो वहीं उसका कत्ल कर दे। अर्थात बहादुर शाह फर्स्ट ने 1710 में सिखों के कत्लेआम का हुक्म भी जारी किया, फरमान जारी किया। इसके बाद मुग़ल अभियान प्रारंभ किया गया और बंदा बहादुर को ये सारे सधोरा लोहगढ़ वगैरह सब चीज़ों को छोड़ करके अपने अनुयायियों के साथ शिवालिक की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। किंतु इसी बीच 1713 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखशियर नए बादशाह बने। इसके बाद बंदा ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और पुनः अपनी खालसा सेना को एकत्रित कर साधोरा और लोहगढ़ दोनों स्थानों को विजित कर लिया। दिसंबर 1715 में मुगलों की बहुत बड़ी फौज बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए भेजी गई और लगभग 1 वर्ष तक निरंतर संघर्ष होता रहा और अंततः बंदा बहादुर को 740 सिख सिपाहियों के साथ मुग़ल फौज ने पकड़ लिया। इसके बाद रास्ते में जो भी सिख मिले उनकी गर्दनें काटी गईं और मुग़ल फौज के 2000 सैनिकों का एक लश्कर तैयार किया गया। इस लश्कर में 2000 सिपाहियों के पास भाले थे और हर भाले पर एक सरदार का सिर कटा हुआ टांगा गया ताकि लाहौर से लेकर के दिल्ली तक ये यात्रा निकाली गई। और इस यात्रा के निकालने का उद्देश्य ये था कि अगर जनता ये देखेगी तो निश्चित रूप से इस बात से भयभीत हो जाएगी कि मुग़लों के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति विद्रोह करने का भविष्य में साहस नहीं कर सकेगा। बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया और उनको लोहे के पिंजरे में बंद करके हाथी के ऊपर उस पिंजरे को चढ़ा करके दिल्ली लाया गया। मुग़ल कमांडर जो कि पंजाब में उस वक्त थे वो 3 मुख्य थे, मोहम्मद अमीन खान, उसका बेटा कमरुद्दीन खान और उसका दामाद जकारिया खान। इन तीनों के नेतृत्व में बंदा बहादुर और 740 सिख सिपाही और इसके अलावा 2000 सिखों के कटे हुए सर भालों पर टांग करके ये तीनों मुग़ल गवर्नर फर्रुखशियर के दरबार तक दिल्ली में पहुँचे और उसके बाद दिल्ली में भी इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। C.R. विल्सन जो कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे वो भी इस बात का अपने विवरण में इस बात को मेंशन करते हैं कि किस प्रकार से बंदा बहादुर और सिखों के साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। और इसके साथ मुस्लिम इतिहासकार खफी खां भी अनेक जगह इन विवरणों को उद्धृत करता है। सिख जो 740 पकड़े गए थे वो और बंदा बहादुर को अंततः अपने अंजाम तक पहुंचाया गया और उससे पहले प्रतिदिन 100 सिख सिपाहियों को जेल से बाहर निकाला जाता
और उनकी गर्दनें कलम कर दी जाती और फिर उनकी 100 गर्दनों को दिल्ली में जुलूस के रूप में निकाला जाता था। तो एक तरीके से 7 दिन तक लगातार ये 740 सिपाही कत्ले आम इनका किया गया। और उसके बाद 9 जून 1716 को बंदा बहादुर जी की भी शहादत हो गई। और उसके जो विवरण खफी खां या सीआर विल्सन ने दिए हैं वो हृदय को झकझोरने वाले हैं। बंदा बहादुर का 4 साल के बेटे थे, उनको उनकी गोदी में बैठा करके ये कहा गया, तलवार दे करके बंदा बहादुर को, कि इसकी हत्या करो। बंदा बहादुर निश्चल भाव से बैठे रहे और अंततः मुगल सिपाहियों ने उस बच्चे की हत्या करी, उसका कलेजा, उसके पेट को फाड़ के निकाला और बंदा बहादुर के मुंह में उसको जबरदस्ती ठूंसा गया, इन 2 बातों के साथ कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। बंदा बहादुर तब भी निश्चिल भाव से बैठे रहे। उनके बेटे का कत्ल उनके सामने कर दिया गया, फिर उनकी एक आंख तलवार की नोक से निकाल दी गई, फिर उनका एक हाथ काटा गया, फिर उनका एक टांग काटी गई। इस प्रकार से भी संतुष्टि नहीं हुई और अंततः मुगल जो एग्जीक्यूशन करने वाले सिपाही या जल्लाद थे, उन्होंने बंदा बहादुर को 100 टुकड़ों में उनके शरीर को विभाजित किया और इस प्रकार से अनेक अमानवीय दर्दों को सहते हुए, अमानवीय तरीके से क्रूरता की सभी हदों को पार करते हुए मुगल सिपाहियों ने बंदा बहादुर की हत्या कर दी। 9 जून 1716 को बंदा बहादुर शहीद हो गए और आधुनिक भारत के इतिहास में वो सदैव जनमानस के मध्य अमर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आन नहीं दी, जान दी। आइए ऐसे व्यक्ति को बार बार हम स्मरण करें और उससे प्रेरणा पा करके आगे आने वाली पीढ़ियों को ये बताएं कि हमारे पूर्वज इतने महान वीर और अपनी आन के लिए अपनी जान देने वाले रहे हैं। धन्यवाद।